हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मार्केट विजर्स बाय स्नेहल महाकड़कर। बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स। यह कोर्स बिगिनर्स के लिए है और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी है। तो इस कोर्स में अभी तक हमने 7 एपिसोड्स बनाए हुए हैं और आज ये हमारा 8वां एपिसोड है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल में आके बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स करके प्लेलिस्ट में ऐड है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स देखना है तो आपको हमारे चैनल पे आना होगा और प्लेलिस्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 3 कोर्स दिख रहे हैं, तो आपको बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स व्यू फुल प्लेलिस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा और 1 बाय 1 आप वीडियो देख सकते हो। प्रीवियस एपिसोड में हमने प्राइमरी मार्केट और आईपीओ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देखी थी और हमने वो जो डिटेल में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो सेबी की वेबसाइट से की थी। आज हम डिपॉजिटरी के बारे में जानेंगे। तो आप अगर गूगल पर आएंगे और जस्ट आपको टाइप करना है इक्विटी मार्केट पीपीटी, आप एंटर करोगे और देखिए यहाँ पे nsdl.co.in है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपको ये NSDL जो है डिपॉजिटरी, वहां से आपको एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके मिल जाएगी। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पीपीटी ओपन हो जाएगी। तो ये जो पीपीटी है ये डायरेक्टली NSDL ने बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहां से पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए ये इंडियन कैपिटल मार्केट का ये ओवरव्यू है। स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है वो सेबी है, मतलब सेबी सबसे ऊपर है। हमको उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। जो भी उन्होंने रूल्स सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं उसी की वजह से स्टॉक मार्केट चलता है। स्टॉक स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट रेगुलेटर सेबी आता है। सेबी के अंडर में 3 कैटेगरीज है: स्टॉक एंड कमोडिटीज, डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, अदर इंटरमीडियरीज। तो स्टॉक्स एंड कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंडर में NSE, BSE, MSE, MCX ये आते हैं। हमने NSE, BSE के बारे में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो हमें इन दोनों की ही फिलहाल जरूरत है। MCX और MSE थोड़ा वास्ट हो जाता है। NSE, BSE तक ठीक है, वो मतलब बेसिक आपका काम हो जाएगा अगर NSE, BSE के बारे में भी थोड़ी जानकारी हुई तो। फिर आते हैं डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज में NSDL और CDSL 2 आते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। फिर आते हैं अदर इंटरमीडियरीज, मतलब स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जिसके बारे में हम मतलब धन एप्लीकेशन जो है, ठीक है। और जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो RTH, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एक्सेट्रा, तो ये अदर इंटरमीडियरीज में आता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, जैसे ही हम सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, ट्रेडिंग और ब्रोकिंग अकाउंट की जरूरत होती है और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। NSDL
से आपको डीमैट अकाउंट मिल जाएगा। वो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है ये दोनों डिपॉजिटरीज है, सेबी के अंडर में आती है। ठीक है, तो अबाउट एनएसडीएल, एनएसडीएल जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1996 में हुआ था और वो इंडिया की फर्स्ट डिपॉजिटरी है। ठीक है, आपने देखा है एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, उनमें से जो फर्स्ट है वो एनएसडीएल है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है एनएसडीएल, और ये वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है, वाइड नेटवर्क ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द कंट्री, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। और इंडिया में इसका जो नेटवर्क है वो पूरी, आप जो भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आपको, मतलब अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ईमेल्स वगैरह आते हैं, तो ईमेल्स में आप चेक कर सकते हो, एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम ज्यादातर आ ही जाएगा। एनएसडीएल का जो प्रोग्रेस है ये देखिए 2010, 15, 20, 21 तक, 2021 तक इन्होंने बताया हुआ है, तो ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, ओके। एनएसडीएल, एनएसडीएल का मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम है ये, कंपनी, इश्यूअर, आरटीए, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ये डीपी2 है, मतलब ये स्टॉक ब्रोकर के साथ ये मतलब कनेक्ट होता है। जैसे जैसे मेरे पास धन एप्लीकेशन है तो धन एप्लीकेशन के साथ मैं जुड़ा हूँ काफी दिनों से, वैसे ही जो धन एप्लीकेशन है वो एनएसडीएल से जुड़ा हुआ है। मतलब उनके साथ जो मतलब सेबी सबसे ऊपर है, सेबी के अंडर में एनएसडीएल आता है, एनएसडीएल के नीचे फिर मेरा धन एप्लीकेशन आएगा, फिर धन एप्लीकेशन के नीचे फिर मैं खुद आऊंगा। तो मतलब जो भी है ये एक ट्री डायग्राम है। तो इनका जो काम है, अदर डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, तो ये सब कुछ ये करते रहते हैं स्टॉक ब्रोकर के साथ क्लियरिंग। और आपको देखो, आप अगर ट्रेड लेते होगे तो अगर आज आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको इवनिंग तक आपको ईमेल भी आ जाता है कि आपने कौन कौन से सिक्योरिटीज बाय किए हैं, सेल किए हैं, ये सब एनएसडीएल सीडीएसएल मतलब उनके पास होता है। तो एक तो ब्रोकर के पास भी होता है और इनके पास भी होता है, एनएसडी डिपॉजिटरी के पास भी, तो वो दोनों भी आपको आपकी इंफॉर्मेशन बताते हैं और आपके जो भी डिटेल्स होते हैं वो उनके पास होते हैं। सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो अकाउंट ओपनिंग, डीमैट, रीमैट ऑफ सिक्योरिटीज, कन्वर्शन एंड रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब बाय एंड सेल होता है ना, जैसे आप बाय करते हो तो कोई ना कोई अगर सेल किया होगा तो ही आप बाय करते हो, और कोई ना कोई बाय करेगा तो आप सेल भी करोगे, तो वो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज जो होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है। तो इसका जो काम होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, तो वो मतलब जो भी ब्रोकर्स होते हैं, जैसे मेरे पास धन एप्लीकेशन है, किसी और के पास एंजल वन होगा, उसके बारे में भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है डीपी, तो वो उसके ऊपर उसका मतलब फोकस रहता है, ध्यान रहता है, वो सब डिटेल वो देखते हैं। अगर किसी का अकाउंट फ्रीज हुआ होगा, अकाउंट लेवल, आईएसआईएन लेवल एंड क्वांटिटी लेवल, प्लेज एंड मार्जिन, प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, चेंज इन अकाउंट डिटेल्स, तो ये सब चीजें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है। एनएसडीएल इन्वेस्टर सेंट्रिक ई सर्विसेज। ठीक है, तो ये अभी ये ई वोटिंग, जैसे अगर आपने कोई, अब मेरे पास जैसे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है, तो कभी कभी अब मैं
मेरे पास जितने शेयर्स है HDFC बैंक के, तो उतने शेयर्स का मैं ओनर हूँ। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो HDFC बैंक के मेरे पास जितने शेयर्स है उतना मैं शेयर होल्डर हूँ, ओनर हूँ उस कंपनी का। तो मुझे एक राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को कि वो वोट कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई शेयर अगर आप बाय करोगे तो आपको ईमेल आएगा और ई वोटिंग होगी। तो पहले जो वोटिंग होती थी वो मतलब ऑफलाइन होती थी, डॉक्यूमेंटेशन में होती थी। आजकल ई वोटिंग होती है। अगर वोट देना चाहता है, कोई अगर मीटिंग होती है HDFC बैंक में, तो वो सब कुछ हमको बताते रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, आपके पास अगर कोई स्टॉक्स होगा तो आपको ईमेल्स आते होंगे, आप चेक करते रहना कभी भी। तो फैसिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स टू वोट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन रिजोल्यूशन ऑफ कंपनीज एनी टाइम एनीवेयर। तो ये जो डिपॉजिटरी आए हैं जब से, NSDL जो है 1996 से आया हुआ है, तो उसके बाद उसने काफी ज्यादा चेंजेस किए। तो उसने वो ई वोटिंग का भी एक हमें ऑप्शन दे दिया कि आप ईमेल से ही डायरेक्टली वोट कर सकते हो। NSDL's internet facility to enable users to submit various instructions online, including margin pledge you may register at। तो NSDL ने जो इंटरनेट फैसिलिटी दी वो स्पीडी जो है, वो उसके वजह से मार्जिन प्लेज वगैरह जो भी ऑनलाइन से मतलब काफी कुछ, आप अपना नाम भी मतलब कभी कभी आपका नाम अगर सही नहीं है डीमैट अकाउंट में, तो आप ऑनलाइन ही काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जो फैसिलिटी जो है वो NSDL ने दी है। नहीं तो ये सब पहले ऑफलाइन होता था, मैं वही बता रहा हूँ। ये सब ऑनलाइन हो चुका है अभी। और IDEAS व्यू ट्रांजैक्शंस होल्डिंग्स अलोंग विथ वैल्यूएशन, आपको मतलब सब कुछ NSDL के वजह से। NSDL जो है वो प्रोवाइड करता है स्टॉक ब्रोकर को, मतलब जैसे मेरे पास धन एप्लीकेशन है, वो प्रोवाइड करता है कि वो ट्रांजैक्शंस जितने भी हमने बाय सेल किए हैं और जो भी हमारी होल्डिंग्स है, वो हमें जो मतलब वो स्टॉक ब्रोकर में दिखती है, वो NSDL की वजह से ही दिखती है। सेबी सबसे ऊपर है, फिर NSDL है, CDSL है, फिर आता है स्टॉक ब्रोकर जो मेरा धन एप्लीकेशन है। फिर देखो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी अपडेट जो बोला था, फॉर कास्ट व्यू एंड डाउनलोड 12 पास्ट कास्ट। तो पार्टिसिपेट इन ई वोटिंग जो हमने बताया, सब कुछ ये पॉइंट्स आ रहे हैं। व्यू होल्डिंग्स along with valuations, participate in e-voting, confirmation of EDIS, register for IDEAS। ठीक है, ये सब मतलब आपको कैसे है कि ये फ्री फॉर ऑल डीमैट अकाउंट होल्डर्स है। जितने भी डीमैट अकाउंट है, अगर आपके पास एंजल वन है या फिर जीरोदा है या फिर अपस्टॉक्स है, तो आपको भी ये सब जो फैसिलिटी है वो आपको CDSL ने NSDL ने प्रोवाइड की है। ओके, बी ए प्रूडेंट इन्वेस्टर। ठीक है, कीप रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स साइंड, अकाउंट स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रिसीव्ड एंड पेमेंट्स मेड, सेव इंपॉर्टेंट ईमेल्स एंड टेक पीरियडिक बैक अप ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे जो बताया है ना कि आपको ईमेल्स आते रहेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे। जैसे ही आप देखिए, जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ईमेल्स आने लगते हैं। तो आपको वो ईमेल्स जो है वो सेव करके रखने, और जो भी रिकॉर्ड है वो साइन डॉक्यूमेंट साइन रखना है। चेंज पासवर्ड ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट्स फ्रिक्वेंटली, नेवर शेयर OTP एंड पिन। ओके, read SMS, emails, letters, statements, bills sent by your broker, bank, DP, and NSDL. These are sent to you to keep you updated. Okay, accept the DIS only if serial number is pre-printed and client ID is pre-stamped or
प्री प्रिंटेड, कीप DIS इन सेफ कस्टडी। अभी तक देखो हमने जो बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स में नहीं किया, बेसिक बेसिक चीजें सीखी है। तो हमने डीमैट अकाउंट के बारे में सीखा है, हमने IPO के बारे में सीखा है। तो हम अभी जो है NSDL, CDSL, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इनके बारे में अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें कोई बताता नहीं है, ईमेल हम पढ़ते नहीं है। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी ईमेल्स आते हैं वो पढ़ते नहीं है। काफी अपडेटेड ईमेल्स रहते हैं, काफी कुछ चीजें ऐड होती रहती है, तो आपको ये सब चीजें पढ़ना चाहिए। ये इन्वेस्टर के लिए है और ये ट्रेडर के लिए भी। इन्फॉर्म योर DP अबाउट एनी चेंज इन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, बैंक अकाउंट इमीडिएटली। अगर आपने एड्रेस चेंज किया होगा, आपने लोकेशन चेंज की होगी, तो फिर आपको ये सब चीजें चेंज करनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर आपके घर पे अगर कोई लेटर आ रहा है तो वो कुरियर से आएगा, तो अगर वो पुराने एड्रेस पे आएगा तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, आपको जो वो आना चाहिए, आपको जो मिलना चाहिए, वो किसी और को मिल जाएंगे। तो फिर इसीलिए आपको अपडेटेड रहना चाहिए। ऑलवेज मेंशन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड कीप देम अपडेटेड। ओके। NSDL publications and presentations are available in Hindi, English and other languages. Okay, schedule okay. ये BA प्रूडेंट इन्वेस्टर, ये नहीं करना है। डोंट, नेवर डील विथ एनी अनरजिस्टर्ड और अनऑथोराइज मार्केट इंटरमीडियरी। ठीक है, किसी भी मतलब अनऑथोराइज, जैसे देखो मैं अभी से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आपको काफी कुछ एजुकेशन पर्पस के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको कैसे कि आपको आपका दिमाग भी लगाना है, आपको अपना मीन्स अपने एनालिसिस भी करनी है। मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताऊंगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो, लेकिन मुझ पे पूरा भरोसा नहीं करना है, आपको अपना अपनी एनालिसिस भी करनी है। ये सब चीजें उन्होंने बताई है। अनऑथोराइज मार्केट इंटरमीडियरी, ठीक है। चेक ऑन द सेबीज वेबसाइट दैट योर स्टॉक ब्रोकर, ऑथोराइज पर्सन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, investment advisor are registered with SEBI. Okay. Do not act on unsolicited SMS and emails. Okay. मैं तो आपको एजुकेशन पर्पज का ही बताऊंगा। मैं आपको कभी ऐसे SMS नहीं भेजूंगा, ईमेल्स नहीं भेजूंगा, टिप्स नहीं दूंगा। ये भी याद रखना। मुझे आपको एक काबिल बनाना है, किसी को मतलब ऐसे स्किल देना है, आपको स्किलफुल बनना है, आपको मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो आपको इसीलिए मैं ये मतलब बता रहा हूँ। NSDL का जो ये प्रेजेंटेशन है, ये कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं बताता, पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये याद रखना, ये NSDL जो है डिपॉजिटरी, तो ये चीजें याद रखना। नेवर इन्वेस्ट विद बोरोड मनी। अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कभी भी लोन मत लेना, किसी से पैसे लेके उधार लेके इन्वेस्ट मत करना। स्टॉक मार्केट है ये, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा नहीं है। NSDL's न्यूज लेटर फॉर इन्वेस्टर्स, मेरी तरफ से भी कभी भी कोई ऐसा SMS नहीं आएगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं आएगी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। सिर्फ मैं वो बताऊंगा, और मैं जो खुद करता हूँ वो मैं बताऊंगा। ठीक है। बाई में अगर मैं कोई स्टॉक लेना चाहूंगा तो ही मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक की एनालिसिस ऐसी है, मैं लेने वाला हूँ और मैं ले रहा हूँ। अगर आपको सही लग रहा होगा तो ही आपको बाई करना है। और मेरी जो लाइव मार्केट एनालिसिस होती है, डेली होता है, मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM को। तो जरूरी नहीं कि आपको वो ट्रेड लेना ही है, मैं खुद लाइव एनालिसिस करता हूँ, लाइव ट्रेड लेता हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आपको बाय करना है, वो भी आपके रिस्क पे। ठीक है। तो ओके, ये
ना कुछ। यहाँ पे अभी बेसिक्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन अभी बताया। Why do we invest? Investment is necessary to support your financial needs when you do not earn money. Okay. By investing a portion of your income, you allow money to grow and work for you. हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अपना जो मनी होता है उसको आपको आ, उस मनी को थोड़ा बहुत बढ़ाना है, रिटर्न उन पे आना चाहिए। जैसे हम इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मनी हमारा सेव है तो हम क्या करते हैं, एक तो कुछ बाय कर लेते हैं, कुछ लाइबिलिटीज बाय करेंगे, नहीं तो असेट्स बाय करेंगे, जो भी घर में जो चीजें लग रही है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एफडी करेंगे या फिर गोल्ड लेंगे, गोल्ड, या फिर कोई ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेंगे, कुछ ये लेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास मनी है, जो मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपीज है आज के डेट में, और आपको वो 5 साल तक आपको जरूरत नहीं है, या फिर हम बोल सकते 3 साल तक, 5 साल तक आपको जरूरत नहीं है मिनिमम, मैं तो यही कहूंगा। 6 महीना 1 साल के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आज अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो, अगर 1 महीने बाद मार्केट अगर डाउन हो गया और आपकी जो बाई की हुई प्राइस थी वो नीचे चली गई, अगर आपने 300 प्राइस पे कोई स्टॉक बाय किया और वो 280 पे चला गया, तो फिर आप क्या करोगे? आप वेट करोगे या फिर सेल करोगे? अगर सेल करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, 6 मंथ, 1 ईयर नहीं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स तक आपको वेट करना होगा मिनिमम। अगर 10 साल 15 साल वेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। By investing a portion of your income, you allow money to grow and work for you. 3 parameters to access suitability of any investment avenue are return potential, safety, liquidity. एक तो देखो लिक्विडिटी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग देखो लिक्विडिटी, वॉल्यूम, ये सब चीजें क्यों जरूरी है। अगर आप कोई भी शेयर बाय कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी शेयर अगर बाय किया है, तो फिर आप जब सेल करोगे ना, तब बायर होना चाहिए उस शेयर में। अगर आप ऐसा स्टॉक चूज कर रहे हो जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, जिसमें वॉल्यूम्स नहीं है, और अगर आप बाय कर रहे हो और जिस दिन आपको सेल करना है उस दिन बायर्स ही नहीं है, मतलब कोई खरीदने वाला नहीं है ऑनलाइन में, तो फिर आप सेल भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका प्रॉफिट भी हुआ होगा तो भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स लेने जो मैं बताता हूँ, निफ्टी 50 में आप ले सकते हो, या फिर ऑप्शन स्टॉक्स में जो हम जाते हैं ना, जैसे हम देखिए इन के जो स्टॉक स्क्रीनर है, इसमें देखो निफ्टी 50 के आप स्टॉक्स ले सकते हो, सेंसेक्स के या पेनो स्टॉक्स के, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। ये जो स्टॉक होते हैं इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, लिक्विडिटी होते हैं, जो भी इतने इंडेक्स है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टॉक्स है उसमें भी होते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि कितना इसमें उसमें लिक्विडिटी है। बट ये जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होंगे, देखो अगर निफ्टी 500 में अभी यहाँ पे चूज करता हूँ, तो अगर ये मतलब स्टॉक मार्केट की टॉप 500 कंपनी है, ठीक है। इन कंपनियों में अगर आप देखो, इन कंपनियों में 500 कंपनीज है, आप 500 कंपनी की एनालिसिस करो, और आपको लगता है जिस कंपनी में बाय और सेल और स्ट्रेटेजी भी होती है, मैं वो भी बताऊंगा, तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। इसमें अगर आप बाय करोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी ही होगी इन 500 स्टॉक्स में। तो डिपेंड करता है कि आप कितना। और देखो अगर आप हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 5 साल का, तो ये देखो निफ्टी 500 में जो जितने स्टॉक्स है, देखो कितने सारे ग्रीन में है, जो रेड में है काफी कम रेड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
22, 23, 24, 25, 26, 27 अक्रॉस, मतलब 40 के आसपास हम स्टॉक्स बोल सकते हैं। 500 में से मतलब 40 मतलब 10% जो स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट 10% पकड़ लेते, 50 अगर स्टॉक लॉस में भी है तो मतलब आपको देखो 500 में से 50 स्टॉक लॉस में है और 450 स्टॉक जो है वो ग्रीन में। उनमें आपको देखना है कि कितना अच्छा जो स्टॉक है, मतलब एनालिसिस करनी है, वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो पैरामीटर्स हमने देख लिए थे। रिटर्न पोटेंशियल वो तो डिपेंड करता है, और सेफ्टी जो मतलब वही है जो निफ्टी 500 इंडेक्स में अगर आप चूज करते हो तो आपको सेफ्टी मिलेगी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, अगर आप कोई कोई लोग क्या होते हैं कि आ, ये जो स्टॉक्स है निफ्टी 500 के, ये थोड़े महंगे भी है। कोई कोई क्या करता है, 5 रुपए 6 रुपए के जो स्टॉक्स होते हैं, जिसको मतलब एकदम बोलते हैं कि पेनी स्टॉक बोलते हैं, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो उसमें सेफ्टी नहीं होती है। अगर 5 रुपीज का स्टॉक है वो जीरो भी हो सकता है, 20 रुपीज का स्टॉक जीरो भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। वेरियस एवेन्यूज वेयर मनी कैन बी इन्वेस्टेड are broadly classified into some groups known as asset class. Stocks or equity shares are most popular class of assets. What is meant by stock selection? Stock selection is the selection of one or more stock based on certain set of criteria in order to maximize the probability of meeting the trading or investment objective. There are more than 5,000 stocks available for trading or investment. None can trade or invest in all the same time. मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, बीएससी और एनएससी एमसीएक्स ये सब मिलके तो 5,000 स्टॉक्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो टॉप अच्छे है उसी में तो इन्वेस्ट करना है। उसमें सेफ्टी रहेगी, लिक्विडिटी रहेगी और रिटर्न भी मिलेगा। Hence, one needs to select a manageable number of stocks. Fundamental and technical analysis are the two most preferred tools for stock selection. तो ये दोनों एनालिसिस है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस भी मैं बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस की तो इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, इकोनॉमिक, फंडामेंटल, टेक्निकल। फंडामेंटल में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस, ये देखो ये पीपीटी जो है उसमें मैं अभी मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैसे एनएसडीएल के बारे में, एनएसडीएल के अंडर में जो भी आता है मैं उसके बारे में आज बता रहा हूँ। फिर हम अलग से फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा एक मतलब 10-12 लेक्चर हम लोग देखेंगे, 10-12 वीडियो हम बनाएंगे, एपिसोड्स, तो पूरी सीरीज ही होगी वो, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस इज ए मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रू वैल्यू ऑफ ए स्टॉक। The current price of a stock may not reflect the actual value of the stock. The stock may be overvalued or undervalued in the market. Okay, fundamental analysis helps investors to study the health of the company and thus leading to the actual value of the stock. This is done by using various qualitative and quantitative factors. The main purpose of this method is to identify companies that are fundamentally strong in order to invest in them for the long term. देखो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर में काफी कुछ आता है, रेशियोज आते हैं, और हमने काफी कुछ हमने देखा भी है। देखो यहाँ पे हमने अगर हम कोई भी स्टॉक ओपन करते हैं तो हम लोग देखो मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, ये सब चीजें जो है ना, ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर आती है। और हम लोग ये सब चीजें मतलब वन बाय वन सीखेंगे। तो
फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब चीजें होती है। और इसमें क्या बोला है कि द करंट प्राइस ऑफ ए स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक का करंट प्राइस है, मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस आप करोगे और आपको लगेगा कि इस स्टॉक का प्राइस इतना होना चाहिए था, बट करंट मार्केट प्राइस में हो सकता है कम है या फिर ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड होगा तो उसमें मतलब किस तरह से हमें सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो देखना होगा, और फिर हमें वो एनालिसिस करनी होगी, तो हम वो चीज करेंगे। ठीक है, आपको अभी समराइज करके दे रहा हूं मैं समझने के लिए कि ये चीज हमें सीखनी है और इन डिटेल इन डेप्थ में सीखेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस। अब देखो, स्टॉक मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट होता है। मतलब जो इंडिया का मार्केट है वो डिपेंड, इंडिया का ही मार्केट जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडियन न्यूज के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। हो सकता है कि ग्लोबली कोई न्यूज आई है तो उसका अफेक्ट भी हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर हो सकता है। जैसे अगर अमेरिका में कुछ हुआ तो इसीलिए इकोनॉमिक एनालिसिस करना जरूरी होता है। इकोनॉमिकली हमें पता होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स assessing or examining topics or issues from an economist perspective। जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई कहा था वो वन ऑफ द एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स का, तो हम वो भी पढ़ेंगे। दिस अलाउज इन्वेस्टर्स टू एनालाइज द मार्केट फ्रॉम द बिग पिक्चर टू ऑल द वे डाउन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। By examining the economic numbers, one can determine the current market strength and have a better idea of what the future holds. Key economic indicators investors must incorporate while selecting stocks. Indices, निफ्टी, सेंसेक्स, हम लोग इसी में ज्यादातर निफ्टी एंड सेंसेक्स में ही हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो आपको वो चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स भी देखना है, और डेली जो हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस होता है वो भी आपको देखना है। आपको काफी कुछ नॉलेज आ जाएगा। आप जहाँ पे हो वहां से तो आप 1 साल में 2 साल में कहीं ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आप सुनते होंगे जीडीपी इंडिया का ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, ये सब, तो वो सब चीजें इकोनॉमिक में आती। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आते रहते हैं, इन्फ्लेशन रेट, ये मतलब इंडेक्स है, ये सब चीजें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, परचेस मैनेजर्स इंडेक्स, तो हम इनके बारे में भी वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये आपको बिग पिक्चर में बता दूंगा मैं, जो यहाँ पे लिखा है जैसे बिग पिक्चर में आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज भी आपको आ जाएगी। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट टेक्स इनटू अकाउंट इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इट रिलेट्स टू द कंपनी इटसेल्फ। फैक्टर्स, एग्जांपल्स, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडस्ट्री एंड कंपटीशन। ओके, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख सकते हैं। इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन दैट is shown in company's financial statements. It involves measuring simple statistical data to complex calculations. This analysis helps you to evaluate investment opportunities such as when to buy and sell securities. Okay, हाँ, quantitative analysis. Factors, examples, company's revenues, profit margins, return on equity, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल रेशियोज। तो इसके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मैंने बताया है कि 10-12 वीडियो हम टाइप्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो फंडामेंटल एनालिसिस जो हमारी होगी उसमें इन डिटेल में हम बताएंगे। रेशियोज भी आएंगे उसमें, रिटर्न ऑन इक्विटी सब आएगा, प्रॉफिट मार्जिन। ओके, यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज। ओके, ये जो रेशियोज है, ये देखो आपको ये जो पीपीटी है वो हमारे
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े होंगे तो आपको हमारे चैनल पर आना है और यहाँ पर क्लिक कर रहा है मोर पर। तो देखो आपको टेलीग्राम की यहाँ पे लिंक मिलेंगी। अगर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस तो ये भी हम पढ़ेंगे। ओके। तो मुझे यही बताना था। ये जो सेशन था वो, देखो एनएसडीएल के बारे में मैंने ज्यादातर आपको नॉलेज दिया। ये जो फैक्टर है इंडियन कैपिटल मार्केट में, सेबी जो है वो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, सबसे ऊपर वही रहेगा। एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर हमें भी सेबी का सुनना है। और जो भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, मतलब धन एप्लीकेशन होता है, जीरोधा होता है, एंजल वन, अपस्टॉक्स एंड अदर स्टॉक ब्रोकर्स, इन सबको भी सेबी की बातें सुननी पड़ती है और डिपॉजिटरीज को भी सुननी पड़ती है और सबको सुनना पड़ेगा। मतलब सेबी सबसे ऊपर है और उसके अंडर में डिपॉजिटरीज आते हैं, उसके अंडर में एनएसडीएल सीडीएसएल आता है। तो सीडीएसएल के बारे में भी हम बाद में जो सेशन होगा उसमें बात करेंगे। आज हमारा सेशन एनएसडीएल के ऊपर था। तो एनएसडीएल 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट डिपॉजिटरी। ठीक है। तो अभी आपको बेसिक बेसिक नॉलेज पता चल गई होंगी कि स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है और डिपॉजिटरीज के बारे में। ओके। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं एनएसडीएल के, वो भी आपको पता चल गए। और ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। मैं हूँ या फिर कोई और है तो भी आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो उसके पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, इसीलिए मैं ये रूल्स बता रहा हूँ। सो फिर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।